डायटिशियन तला अहमद। और आज हमारी वर्कशॉप का पहला दिन है। इससे पहले हमारा हुआ था एक डेमो लेक्चर, उसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ पढ़ा था। और आज हम अपनी वर्कशॉप का ऑफिशियली आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो डेमो लेक्चर था हम उसको ब्रीफ करेंगे। डेमो लेक्चर हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 पे था, लेकिन इस लेक्चर में हम डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों पर डिस्कस करेंगे। इसकी आज हम सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। हम हर डिजीज़ पे 2 दिन लगाएंगे। तो हमारी 5 डिजीज़ हैं। इसमें हम केस स्टडीज़ भी देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे, इसकी एमएनटीज भी देखेंगे, फार्माकोपैथी भी देखेंगे हर डिजीज़ की, कि आप लोगों को बाद में कभी भी इस डिजीज़ के रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है तो आप लोगों को कोई इशू ना आए। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस तो एक पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हमारे जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी कुछ डिफॉर्मिटीज इसमें आ जाती हैं, इसके कुछ ग्लैंड्स के अंदर आ जाती हैं इश्यूज। और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेंक्रियाज है, आपको पता है, तो वो बिहाइंड द रिब केज के बिल्कुल लोअर और बिहाइंड द स्टमक पाइलोरिक स्फिंक्टर के बिल्कुल बीनीथ पड़ा होता है। जो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है वो ये है, और ये लिवर के साथ लिवर की बैक साइड पे होता है। और अगर कोई इंसिजन मेड करनी हो किसी पेंक्रियाटाइटिस या पेंक्रियालोसेलुलर कार्सिनोमा को रिमूव करने के लिए, तो पेशेंट की बैक साइड से या साइड वाइज जो है प्लेन उससे कट किया जाता है ताकि इजीली पेंक्रियाज तक पहुंचा जा सके। ये तो थी पोजीशन की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिक्रीट क्या क्या करता है। हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इलास्टेज, कोलेजन्स को ब्रेक डाउन करता है और उनकी डाइजेशन करता है। ठीक है। इसके बाद इसके में से कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्लूकोज रिलीज होते हैं इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड स्ट्रीम में। बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैं अगर किसी ने मेरा एंडोक्राइनोलॉजी वाला लेक्चर सुना हो तो मैंने उसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था कि जब हम एंडोक्राइन की बात करते हैं, एंडोक्राइन मीन्स जो डक्ट वाली डक्टलेट्स जो होती हैं रिलीज, उनको हम एंडोक्राइन कहते हैं। और एक्सोक्राइन जो है वो डक्ट वाली होती है, सॉरी उल्टा कह दिया, एक्सोक्राइन डक्टलेस होती है, एंडोक्राइन जितनी भी है वो सारी डक्ट वाली होती है, वो डायरेक्टली ब्लड में आ रही होती है। जो हमारा इंसुलिन है वो ब्लड में रिस्पॉन्स में आता है हाइपरग्लाइसीमिया में। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होते हैं तो जो पेंक्रियाज है उसे सिग्नल मिलता है, उसके जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल्स हैं वो इन द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन बेसिकली ना तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ना इसके साथ ग्लूकोज अटैच होता है। ये बेसिकली एक गेटवे ओपन कर देता है फॉर द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इनसाइड द सेल। जब ग्लूकोज इंसुलिन बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो वो अपटेक जो सेल है वो ग्लूकोज की स्टार्ट कर देता है। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे या चैनल पे बाइंड करता है। ठीक है। वहाँ से बाइंड करने के बाद सेल ग्लूकोज के जो गेट्स हैं उनको ओपन कर देता है और ग्लूकोज की अपटेक स्टार्ट हो जाती है। ये तो थी हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट में। जो पैथोलॉजिकल स्टेट की डायबिटीज़ है, इसमें जो टाइप 1 है उसमें तो आपका जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होते। ठीक है। ये एक जेनेटिकल इशू आता है। टाइप 1 मोस्टली जेनेटिकल है। टाइप 1 जितनी भी होती है वो जेनेटिकल होती है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है कि हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन सिरे से नहीं बना रहा होता। बॉडी में इंसुलिन नहीं होगी, गेटवेज ओपन नहीं होंगे और ब्लड के अंदर ग्लूकोज पड़ा रहेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 की। हमारी इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन जो हमारी प्रोटीन होती है जहाँ पे इंसुलिन बाइंड करना होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डिफॉर्मिटीज होती हैं, या हमारी इंसुलिन की प्रॉपर शेप नहीं होती, इंसुलिन जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं आ रही होती फॉर लॉन्ग टाइम। जब आप 40 अक्सर लोग जब 40 प्लस जाते हैं, 40 साल की उम्र से ऊपर, तो उनके जो बीटा सेल्स हैं वो जो है वो डिस्टर्ब होने लग पड़ते हैं, अगर उनकी जेनेटिकल हिस्ट्री डायबिटीज टाइप 2 की है तो। इसमें फिर हमें कुछ इसकी टेक्निक्स हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपका जो प्रोटीन है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बाइंडिंग कैपेसिटी को इंसुलिन के साथ। इसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जो कि इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को बेटर करती हैं, सेंसिटिव करती हैं इंसुलिन को टुवर्ड रिसेप्टर्स। और कुछ जो हमारी भूख को, एपिटाइट को कंट्रोल करके हमारी जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको मेंटेन कर रही होती हैं। यहाँ तक अगर किसी ने कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकता है। ये वैसे लेक्चर नहीं होगा कि जैसे एक लेक्चर हो रहा है, ये बेसिकली एक हमारी वर्कशॉप है और ये आप लोगों को सिखाने के लिए रखी गई है। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर दिस एंड you must ask some question to seek the knowledge. एक्सक्यूज मी सर, ये सर जी, ये टाइप 2 का जरा दोबारा बता दें सर, ये जो हमने टाइप 2 का बताया दोबारा बता दें। टाइप 2 में होता है कि आपकी जो इंसुलिन है वो तो प्रोड्यूस हो रही है, आपका जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो आपके रिसेप्टर्स हैं सेल के, वही आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। वहाँ पे इंसुलिन बाइंड ही नहीं हो पा रही। जब तक इंसुलिन बाइंड नहीं होगी, सेल के गेटवे चैनल ओपन नहीं होगा फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये टाइप 2 में बेसिकली मेन इश्यूज आ रहा होता है पेरिफ्रीज में। जी, ठीक है सर, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो सर एक बंदा जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और वो इंसुलिन नहीं ले रहा, तो उसके लीवर वगैरह पे भी तो इफेक्ट होगा ना? जो बंदा इंसुलिन डिपेंडेंट है और वो इंसुलिन नहीं ले रहा, तो वो तो हाइपरग्लाइसीमिया में ही रहेगा हर टाइम। उसकी जितनी भी नैरो आर्टरीज हैं वो तो थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज थ्रोम्बोसिस आ जाएगा उधर। उसकी जितनी भी नैरो आर्टरीज हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगी, उसकी जितनी आर्टरीज हैं, जितनी वेन्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी। ग्लूकोज बेसिकली एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो जब डिपॉजिट करता है आपकी जो आर्टरीज है, जितनी भी आपकी वेन्स हैं, वो कैपिलरीज हैं, उनकी परमेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और वो हाइपरटेंशन जब किसी भी डोपामीन का रश होता है या सेरोटोनिन बॉडी में आता है, तो प्लेयर में आपका जब हार्ट रेट बूस्ट करता है या फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, तो बॉडी बड़ा स्वेयर रिस्पॉन्स देती है उस बंदे का जिसकी परमेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वेन्स की और आर्टरीज की डिस्टर्ब की हो। इसीलिए ग्लूकोज जो है जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट होती है उनको हम इंसुलिन ही रिकमेंड करते हैं। इसलिए एक HbA1c का डायग्नोस्टिक टेस्ट रन किया जाता है जिसमें हमें पता चल जाता है कि आइदर पर्सन इज इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। एनीवन अदर? सर जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं वो यानी जेनेटिकली उनके अंदर जो है ये इशू होता है, तो क्या वो 40 के बाद ही जाके पता चलता है या पहले भी उसके कोई सिम्टम्स जाहिर होते हैं बॉडी में? जो टाइप 1 का होता है ना पेशेंट, उसका तो पैदा होता ही पता चल जाता है। वो बच्चे शुरू से ही इंसुलिन पे होते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को जो इंसुलिन लग रही होती है वो टाइप 1 के ही होते हैं, क्योंकि आफ्टर बर्थ, आफ्टर फर्स्ट फीड, their glucose levels are not going down and doctors recommend HbA1c। HbA1c का उसी टाइम टेस्ट किया जाता है। they are damn sure the neonate is suffering from diabetes type 1, और उसी टाइम उसे शिफ्ट किया जाता है इंसुलिन के कुछ यूनिट्स पे। सर आपने malformation of insulin shapes का बताया, ये लिवर के जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं? जी, तो जो हमारी malformation सेल किसका होता है? जो हमारी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है
उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं फॉर द अपटेक ऑफ वाटर, फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, फॉर द अपटेक ऑफ लिपिड्स, फॉर द uptake of proteins, polypeptides. Cell membrane is made up of phospholipids, और इसके ऊपर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल चैनल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके साथ बहुत सारी न्यूमरस एंटीजेंस और एंटीबॉडीज आके अटैच हो रही होती हैं। इंसुलिन हार्मोन्स भी आके अटैच हो रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब हमारी किसी भी चीज़ के साथ हमारा एक्सपोजर हो रहा होता है, जैसे कि हम रेडिएशन टुवर्ड एक्सपोज करते हैं, या हमारा इनहिबिशन का प्रोसेस किसी भी केमिकल के साथ जो इंसुलिन है उसकी शेप रिजेम्बलेंस रखती है, तो वो लॉक एंड की मॉडल 9th में शायद किसी को याद हो, तो वो रिजेम्बलेंस की वजह से बिल्कुल फिट आ जाता है और वो इनहिबिशन स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये चांसेस होते हैं, दूसरे के आपके बीटा सेल्स जो हैं वो 40 की एज के बाद सप्रेस हो रहे होते हैं किसी प्रेशर की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, तो वो प्रॉपर इंसुलिन शेप में नहीं आ रही होती, रेगुलर सी शेप में आ रही होती है। जैसे कि हम देख रहे होते हैं सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे आरबीसीज हैं वो एक प्रॉपर शेप में नहीं होते, वो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम अपना इसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह टाइप 1 में होते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे इफेक्ट होते हैं ना पेनक्रियाज में, ऐसे ही होता है। जो टाइप 1 है बेसिकली वो आपके जेनेटिकल काज होता है। आपके जो क्रोमोसोम में जो जीन 20 होता है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी टाइप 1 डायबिटीज काज करने का। ये एक रिसेंट रिसर्च है, आई थिंक कंडक्टेड इन 2019 और 20, इसे 1-2 साल ही हुए आए को कि ये जो आप क्रोमोसोम नंबर 20 है वही रिस्पॉन्सिबल है आपके टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का। और जो टाइप 2 है उसके वेरियस काजेज हो सकते हैं। इसके हम 5% नोन काजेज हैं और 95% अननोन काजेज भी टाइप 2 के एग्जिस्ट करते हैं। सर अननोन काजेज में इनका ट्रीटमेंट भी फिर नहीं होगा पता किसी को? जितनी भी डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटस है ये सारी मैनेजेबल डिजीज है, ये क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। इफ पेशेंट मैनेज इट वेल, उसका पेंक्रियाज से लोड कम होगा, पेंक्रियाज के सेल्स जो रीजनरेट कर सकते हैं। ये भी एक न्यू रिसर्च है कि डायबिटीज क्योर हो जाती है लेकिन इसे पहले मैनेज करना पड़ता है। क्योर वो प्रोटीन फूड्स के जरिए ना? जो इसकी क्योर होती है वो इस सेंस में होती है कि अगर आपको कोई केमिकल की वजह से आपकी कोई इनहिबिशन काज की गई है, तो वो आपको पता है हमारे हर सेल की एक लाइफ होती है। वो जब सेल की डेथ हो जाएगी उसकी जगह न्यू सेल आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसके जो पोर्ट्स होंगे वो फ्री होंगे और वहाँ पे वो जो है वो पर्सन बेटर फील कर रहा होगा। और अगर तो वो irregularity in shape of the insulin, and then we will see how many chances is present for the regeneration of the pancreas. जी, अब कोई और क्वेश्चन किसी का भी? इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पैथोफिजियोलॉजी, जो है वो हमारी रिलेट कर रही होती है हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल से, कि हमारे इंसुलिन के लेवल्स कैसे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कैसे हैं, और वैसे ही हमारी इंसुलिन के लेवल्स कैसे हैं, हमारी बॉडी कैसे उससे रिस्पॉन्स कर रही है टुवर्ड इंसुलिन। और अगर हम टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 में हमारे वैसे ही बॉडी में लैक ऑफ इंसुलिन होता है और इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कितनी टाइप्स ऑफ इंसुलिन है और वो कैसी शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग है, मीडियम एक्टिंग, जिस तरह जितने टाइम स्पैन के लिए कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं, हम उसे मेटफॉर्मिन पे शिफ्ट करते हैं या किस तरफ लेके जाते हैं, वो हम नेक्स्ट कल लेक्चर में जो होगा हम उसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा सिग्नल्स जाएंगे टुवर्ड ब्रेन्स और उतने ही ज़्यादा जाएंगे टुवर्ड पेंक्रियाज, कि हमारे जो है जो बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और तब इन जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारे लिवर जो है उसको
फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज में ट्रांसफर करने लग पड़ता है कि जब हम ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होके स्टोर रिजर्वायर में चला जाता है। लो प्लाज्मा ग्लूकोज काज ए सर्ज इन एटोनॉमिक एक्टिविटी के अगर आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स लो होंगे तो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा होता है। कोई मुझे बता सकता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है? एनीवन? ऑटोनॉमस मतलब जो कि हमारी जो जितने भी अनइंटेंशनल मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि जी जी कोई बोल रहा है, बोले। फिर मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी एक्शन उस स्टेज के अंदर उनको लिखा जाना बहुत ज्यादा होता है, इवन अभी भी एंजियोग्राफी करवाने के बाद भी ये सिचुएशन होती है। इसके बाद जितने भी हमारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं उन सबको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी में एक ही जो है वो सिस्टम है, सॉरी वो जो है स्केलेटल मसल है जो इनवॉलेंटरी है, लेकिन सम ऑफ इट्स डिग्री इज इनवॉलेंटरी। लेकिन जी जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं बाद में आंसर कर दूंगा। जो हमारे जितने भी कार्डिक मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंटरी हैं, जितने भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं वो भी इनवॉलेंटरी हैं। और अगर हमारे ग्लूकोज लेवल्स कम होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जो ऑटोनॉमिक मसल्स हैं, जो जितने भी हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स हैं उनकी एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं, इफेक्ट हो रही होती हैं। जितना जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है वो हमारी इंसुलिन और ग्लूकागॉन पे डिपेंड कर रही होती है और हमारी ग्रोथ पे कि हमारी ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा रीनल फंक्शन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। वो इंशाल्लाह जैसे ही एंड पे हम जाएंगे उसमें हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर रीनल फंक्शंस और पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसूरिया और पॉलीफेजिया को हम डिस्कस करेंगे आज ही। जैसे ही एक बंदा वो ग्लूकोज डायबिटीज में आता है तो उसकी जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी विलाई और माइक्रोविलाई से उसकी जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है वो भी इम्पेयर हो रही होती है। इसीलिए जितने भी डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं या तो वो कॉन्स्टिपेशन में जा रहे होते हैं या वो डायरिया में जा रहे होते हैं। यही वजह है कि उनकी जो ग्लूकोज है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि बॉडी ब्लड में इतना ज़्यादा पहले ग्लूकोज है कि जो हमारा जितने भी नर्व्स ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पहले ही सिग्नल्स कर रहा होता है हमारी इंटेस्टाइन को कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ज़रा कंट्रोल में रखो। इसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मीन काजेस। काजेस क्या है डायबिटीज मेलाइटस के? इसमें जेनेटिक आ जाता है, टाइप 1 के लिए लाइफस्टाइल, environmental factors, dioxins, furans, polychlorinated biphils, ये PCBs जितने भी हमारे ये प्लास्टिक के कंपाउंड्स होते हैं, some pesticides जितने भी हैं ये हमारे सारे टाइप 2 के लिए हैं और ये सारे 5% और 95% आर स्टिल अननोन। वो अननोन काजेज जो हैं उनको फिर हम देख रहे होते हैं कि ये मैनेज ही होंगे, ट्रीट नहीं होंगे। इसके बाद हम बात तो पेशेंट रिवर्स से नहीं प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए का भी पेशेंट गार्लिक वाली रेमेडी में बता दें। गार्लिक का जूस ठीक है, यानी कि लहसुन जो हमारी प्लास्टिक है वो इस सेंस में कह रही होती है कि वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर वो हमारी इनहिबिशन काज कर रही होती है, कंपटीशन ले रही होती है इंसुलिन के कंपाउंड के साथ बाइंडिंग में। और हमें पता है कि जैसे ही हम हमारी ब्लड के अंदर हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं और जैसे ही प्लास्टिक का किसी भी गर्म चीज़ के साथ एक्सपोजर होता है तो ये जितना भी PCBs का जो कंपाउंड है ये उसमें आ जाता है और वो जब हम वो ईट करते हैं वहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आता है और वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है ये कंपाउंड। इसकी जो एक्सक्रीशन है वो इतनी एफिशिएंटली नहीं होती रीनल सिस्टम से और ये स्टोरेज अपने बिल्ड कर रहा होता है। सम ऑफ इट्स एक्सटेंट इज सेफ, लेकिन अगर ये अपनी लिमिटेड अमाउंट से एक्सीड करेगा
तो ये हमारे जितने भी इंसुलिन बाइंडिंग साइट्स हैं उधर जाके बाइंड कर देगा, या हमारी जो सेल की जीन्स है ये एक हाईली ऑक्सीडेटिव कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस काज करता है। इसकी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी की वजह से जितने भी हमारे ब्लड में फ्री रेडिकल्स या जितने भी मिनरल्स होते हैं ये इसके साथ जाके बाइंड करते हैं, इसका साइज इंक्रीज होता रहता है और हमारी ये नैरो आर्टरीज में फंस जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन काज कर रहा होता है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर ये प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का जरा कॉन्सेप्ट बता दें, इसकी समझ नहीं आई कि इसका इसके साथ क्या है। पीओपी प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ये ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक चीजों की प्रोसेसिंग के बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट में बन रही होती हैं। इसमें जितने भी आ जाते हैं जो हमारे वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज का है इसके अंदर भी ये होता है। ये भी पीओपीएस जितने भी हैं ये हमारी डायबिटीज टाइप 2 काज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी एक वेस्ट में जैसे पीसीबीएस एक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल है और ये भी एक वेस्ट ही मटेरियल है जो कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की प्रोसेसिंग के बाद मिल रहा होता है। ठीक है सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन एंड जीन सिग्नलिंग की। हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स कर रहे होते हैं कि अब इंसुलिन आनी चाहिए, ठीक है, जो कि ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। एक कंपाउंड होता है ब्लड में YY1 जो कि इंसुलिन की इनहिबिशन जो इंसुलिन सिग्नलिंग है उसकी इनहिबिशन काज कर रहा होता है। एक कैंसर थेरेपी में ड्रग यूज होती है रेपामाइसिन जो है जब उसका एक्सेसिव फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम जब पेशेंट उसका यूज करता है तो जो हमारा जीन होता है इंसुलिन सिग्नलिंग के लिए वो इफेक्ट हो रहा होता है। एमटॉर एक कंपाउंड है जो कि बन रहा होता है रेपामाइसिन के एक्सेस यूज की वजह से, वो हमारे YY1 जो YY1 कंपाउंड है उसके साथ मिलके इंसुलिन की सिग्नलिंग को इनहिबिट कर रहा होता है। ये एक उसका पाथवे है, ये जब आपको स्लाइड्स मिलेंगी तो ये आप ब्रीफली देख लेना। इसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन में हमारा आ रहा होता है कि हमारी किडनीज पे लोड पड़ रहा है ग्लूकोज का, हमारी जो होम्योस्टेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो रही, हमारे ग्लूकोज के जो स्टोर्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं, साथ ही हमारी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के स्टोर्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं। जैसे ही हमारी ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहले हमारी कैल्शियम की होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब हो जाती है। कैल्शियम जो है वो भी एक हार्ड कंपाउंड है, वो भी हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है जिसे हम कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। कैल्सिफिकेशन की वजह से जो हमारे कैल्शियम 2+ का स्टोरेज है वो पोटेंशियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से उसका जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसे जो उसका आइन पोलर कंसंट्रेशन होती है उसे वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, और हमारा जो प्रॉपर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसे वो डिस्टर्बेंस काज कर रहा होता है, और न्यूरोडिजेनरेटिव इश्यूज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमारा ग्लूकोज जो है वो न्यूरोडिजेनरेटिव इश्यूज भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इम्पेयर इंसुलिन सिक्रीशन। हाइपरग्लाइसीमिया जो कि मेजर फीचर है डायबिटीज मेलाइटस का, कि हम डायबिटीज मेलाइटस को मोस्ट प्रोबेबली हाइपरग्लाइसीमिया से ही डायग्नोज कर रहे होते हैं। इसमें आपकी इंसुलिन इनसफिशिएंसी भी हो सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकती है। ये दो काजेस हैं मेन, इंसुलिन इनसफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस।
ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा है जी हमारा जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। वो जैसे ही हमारा हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा और बीटा सेल्स जो कि पहले ही इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर कर रहे हैं और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ और प्रोन हो जाते हैं। हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर्स हैं इंसुलिन जीन एक्सप्रेशन के, जो ग्लूकोज के लिए होते हैं, वो क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोटॉक्सिसिटी हम जिसे कहते हैं, उसमें भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और लिपिड कंसंट्रेशन हमारी जो लिपोटॉक्सिसिटी होती है वो भी इंक्रीज कर रही होती है हाइपोग्लाइसीमिया में। जो बीटा सेल्स का फंक्शन होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, वो बद से बदतर होता रहता है बाय द टाइम स्पैन, के जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बीटा सेल्स का जो फंक्शन है वो बुरी तरह खराब होता जाएगा। फैटी एसिड इम्पेयर्स बीटा सेल फंक्शंस के, जो फैटी फैट्स एडिपोज टिश्यूज जो पेंक्रियाज के अराउंड होते हैं वो स्ट्रेस फैक्टर और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं बीटा सेल्स के ऊपर और वो उसके जो जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे इम्पेयर कर रहे होते हैं। और जैसे ही बीटा सेल्स इम्पेयर हुए हमारी जो इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन भी इम्पेयर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया कैन इंक्लूड लॉस ऑफ 2 क्रिटिकल प्रोटीन्स, के जो हमारी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हमारी 2 क्रिटिकल जो प्रोटीन है उसका भी मेजर रोल जो बॉडी में प्ले कर रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ, मुझे उसका एक आंसर चाहिए अभी। जब हमें डायबिटीज मेलाइटस होता है तो हमारे एल्ब्यूमिन लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं? नहीं, एल्ब्यूमिन लेवल हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमारा जो एल्ब्यूमिन है वो हमेशा फॉल कर रहा होता है, हमारे जो एल्ब्यूमिन लेवल्स हैं वो फॉल कर रहे होते हैं और इसके लिए कुछ इन एल्ब्यूमिन शॉट्स वो रिकमेंड किए जाते हैं पेशेंट्स को। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जो हमारी प्रोटीन का लॉस हो रहा था वो पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल होमोबॉक्स फैक्टर 1 एंड मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 इनका लॉस हो रहा होता है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, जो कि एक्टिवेशन ऑफ इंसुलिन प्रमोटर रीजन, जो हमारा प्रोटीन जिसके ऊपर इंसुलिन जाके अटैच हो रही होती है, जो प्रमोट कर रहा होता है इंसुलिन के अटैचमेंट को, वो उसकी एक्टिवेशन, वो इट सेल्फ एक्टिवेशन उसकी खराब हो रही होती है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया इन 2 प्रोटीन्स की थ्रू कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं CCAT स्टैंड फॉर सिस्टीडीन, एडिनोसिन थाइमाइडिन। ये बेसिकली कोई मुझे बता सकता है क्या चीज है? सर अमाइनो एसिड है। जी बिल्कुल, ये अमाइनो एसिड्स है। और ये अमाइनो एसिड्स क्या कर रहे होते हैं? और ये कह रहे होते हैं जी हमारे इंसुलिन की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी हाइपरग्लाइसीमिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी स्ट्रेस काज कर रहा होता है। हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, उसके ऊपर राइबोसोम्स आके अटैच हो रहे होते हैं और वो हमारी राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें हमारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा था, हमारी बॉडी में न्यू प्रोटीन सिंथेसिस भी डिस्टर्ब हो जाती है और दिस इज द मेन रीजन फॉर एल्ब्यूमिन लेवल्स फॉल कर रहे होते हैं हमारे। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इंसुलिन रेजिस्टेंस काज कर रहा होता है। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के साथ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मैकेनिज्म, काजेस, कॉम्प्लिकेशंस, दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो सारा। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में लॉस और नो इंसुलिन प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती है या थोड़ी कम प्रोड्यूस हो रही होती है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है। और ऐसे ही हम टाइप 1 में देखते हैं कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं
वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन ही नहीं बन रही होती। लेकिन टाइप 2 में बीटा सेल्स आर फाइन। टाइप 1 इज ड्यू टू ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने ही सेल्स के अराउंड आके उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और टाइप 2 में आ जाता है डिसफंक्शन इंसुलिन रिसेप्टर सेल, कि जहाँ पे इंसुलिन जाके बाइंड कर रही होती है टाइप 2 में, वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली इसमें पेंक्रियाज का कोई इतना इशू नहीं आ रहा होता। इसके बाद हम इसके काजेज देखते हैं। severe endocrine pancreatitis, pancreatitis means anyone, कोई मुझे बताएगा pancreatitis क्या होता है? Inflammation of pancreas. जी बिल्कुल, itis represents for inflammation and Inflammation. pancreatitis shows inflammation of pancreas. pancreas की severe inflammation से हमारी जितने भी islets of Langerhans हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जेनेटिक कंडीशन, आपके अंदर जीन 20 प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आपका जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। हाइपरट्राइग्लाइसरीडीमिया, आपके जितने भी पेंक्रियाज के जो सेल्स हैं उसके जैसे कि कुछ एक होती है एडिपोसिटी, एक होती है एडिपोएट्रोफी। एडिपोसिटी होती है जो आपके एडिपोज टिश्यूज है वो ज्यादा जो सेल्स के जो आपकी स्किन लेयर है उसके beneath ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इनका नंबर इंक्रीज होता है, उसे हम एडिपोसिटी कहते हैं। और ऐसे ही हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, इसमें होता है कि जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हाइपर अमाउंट में पेंक्रियाज के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 के जो काजेज हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, के जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो ज़्यादा है, इसकी वजह से जो आपके बाइल डक्ट्स हैं आपके जो सेल है उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की जो है वो लेयर्स हैं, और वो जो सेंसिटिविटी है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही होती है। हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन हार्मोन्स, कुछ साइटोकाइंस हैं जो कि इन्फ्लेमेशन काज कर रहे होते हैं, उनके हाई लेवल्स आपके अंदर प्रेजेंट है। हाइपर इंसुलिनीमिया, कि आपकी एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन प्रेजेंट, आपकी हाइपर सिक्रीशन इतनी होती है कि आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना ही छोड़ गए हैं। अगर इंसुलिन थोड़ी कम अमाउंट जब उसकी ज़रूरत हो तब भी सिक्रीट हो तो सेल रिस्पॉन्स करें, लेकिन अगर हर वक्त इंसुलिन सिक्रीट होती रहेगी तो आपकी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना ही छोड़ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। बहुत में सेम कुछ होती हैं लेकिन सारी कुछ सेम भी नहीं होती। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कोई मुझे बताएगा क्या होता है? सर कीटोन बॉडीज बनना। Ketoacidosis mean falling the pH of the blood due to ketone bodies, और ketone bodies हमारी फैट में होती हैं, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मींस आपके सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, सेल आर स्टार्विंग, दे आर सिग्नलिंग द ब्रेन कि हमें भूख लगी हुई है, हमारे जितना भी रिजर्वायर्स हैं एनर्जी के उनको ब्रेक डाउन किया जाए, और तब हमारी लिपोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, फैट की ब्रेक डाउन होती है और कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर आ जाती हैं। और अगर पेशेंट को ज़्यादा देर से डायबिटीज़ है तो उसकी जो किडनीज है वो भी इफेक्टिव होगी, उससे नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये दोनों इश्यूज होंगे और उसको डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो सकता है, या डायबिटिक कोमा भी हम इसे कहते हैं। क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया मींस उसका जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो नॉर्मल से इतने ज़्यादा देर अप रहते हैं कि अब वो बिल्कुल ही नीचे नहीं जा रहे, इंसुलिन रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही कि बिल्कुल भी, आपकी जो किडनीज हैं वो इतना इंसुलिन निकाल ही नहीं पा रही, उनकी जो कैपेबिलिटी जो है वही डिक्रीज हो रही होती है, और आपके जो हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से आपके जो एंड्रोजन लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, और आपकी ऑयली स्किन होती है और पिंपल्स और एक्नी का जो इशू है वो
हाइपरग्लाइसीमिया से हाइपर इंसुलिनीमिया और हाइपर इंसुलिनीमिया से एंड्रोजन लेवल्स और ये सारा कुछ हो रहा होता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, फिर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो साइटोकाइंस आएंगे। हाई बीपी मींस आपका जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ ग्लूकोज एक्यूमुलेटेड है, आपके जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक है, आपके जो पेरिफ्रीज हैं उनमें ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, आपकी जितनी भी हार्ट के जो एबिलिटी है वो लॉस हो रही है, आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, वो ट्रॉफिक कंडीशन की तरफ जा रहा है और हाई बीपी काज कर रहा है। गैस्ट्रोपोरेसिस और पोरेसिस, तो मुझे बताएगा गैस्ट्रोपोरेसिस क्या होती है? आंसर किया करें, एंड पे इसके मार्क्स भी मिलेंगे, 2 वीक के बाद ना मार्क्स भी डिसाइड होंगे। सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसमें पोर्स का बन जाना मे बी। सर गैस्ट्रोपेरेसिस में जी बोले। गैस्ट्रोपेरेसिस में सर वो इसमें इनएडिक्वेट ग्राइंडिंग होती है फूड की। जी स्टमक को एम्पटी नहीं कर पाता है itself. Paresis is from peristalsis. Peristalsis is the movement, or gastroparesis loss of peristalsis and or slowing the movements of gastric tract, stomach, ये सारा जितना भी है हमारे जितने भी इसमें ग्राइंडिंग आ जाती है, एम्पटिंग आ जाती है, एम्पटिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, इलियस आ जाती है, ये सारी डिजीज शॉर्ट बाउल सिंड्रोम इसी की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इस्कीमिया की। इस्कीमिया हमारी कोरोनरी आर्टरी की जो ऑब्स्ट्रक्शन है हम उसे कह रहे होते हैं, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी, तो मुझे बताएगा कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है कि सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हार्ट को इटसेल्फ भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसके सेल्स को भी ब्लड चाहिए होता है। जो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है, और उनकी ब्लॉकेज मीन इस्कीमिया। रेटिनोपैथी, हमारा रेटिना है, इसके ऊपर ग्लूकोज की कम्युलेशन, ग्लाइकोमा जिसे हम मोतिया भी कह रहे होते हैं, वो ग्लाइकोमा की कंडीशन है, उसमें ग्लूकोज के जो है वो स्टोर्स वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। रेटिनोपैथी में हमारा जो रेटिना है वो इनसेंसिटिव हो जाता है टुवर्ड लाइट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इस्कीमिया हम पहले डिस्कस कर सके हैं। मिजेंटरी आर्टरी डिजीज तो मुझे बताएगा। सर इसमें ब्लड सप्लाई एब्डोमेन थ्रू इंटेस्टाइन सही नहीं हो रहा था ड्यू टू प्लाक फॉर्मेशन। बिल्कुल, जितनी भी हमारी जीआई की जो है ब्लड सप्लाईज वो डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके बाद है रीनल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंड पे हम डिस्कस करेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ग्लूकोसूरिया, पॉलीफेजिया, और अब हम इंशाल्लाह इसमें अभी डिस्कस करते हैं। जी अभी तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है ये रीनल के अलावा मुझसे पीछे से पूछ सकता है। सर अगर कोई पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज हो वो टाइप 1 में जा सकता है, ऐसा होता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। सर आजकल जैसे कोविड जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, तो उसमें मैंने अभी एक रीसेंट केस देखा है कि जो ड्रिप्स लगती हैं, जो ट्रीटमेंट हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको, मतलब होने के मतलब ड्रिप्स लगने के बाद उनकी जो शुगर लेवल्स है वो एकदम जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और मतलब मेडिकेशंस भी चेंज हुई हैं मगर उसका कोई जो है वो रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल होती है शुगर, वो फिर हाई हो जाती है। और इस मतलब जो है सिनेरियो में ये होता है कि हम इंसुलिन मतलब जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाए।
जी दोबारा बताएं मुझे क्वेश्चन, वो ड्रिप्स वाला जो था। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि ड्रिप्स लगने से जो शुगर लेवल, जो टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है जिसकी एक टैबलेट से शुगर कंट्रोल हो रही है, पर ड्रिप्स के बाद जाहिर है उसका शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो इस मतलब जो फेज में मेडिकेशन से जब नहीं फर्क पड़ रहा है तो इंसुलिन जो है टाइप 2 के जो पेशेंट है उसे इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, मतलब दे देनी एक जो है वो फॉर द टाइम बीइंग ये सेफ साइड होती है, मतलब ये ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये काइंडली, क्योंकि मेरा एक रीसेंट केस हुआ है फैमिली में, तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है काफी। पहले तो देखा रहता है कि जो उनसी ड्रिप लग रही है पेशेंट को, कि क्या हम उसे सीधा डेक्स्ट्रोज लगा रहे हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम उसे डेक्स्ट्रोज क्यों लगा रहे हैं, इस खुशी में लग रहा है डेक्स्ट्रोज उसे। क्या पेशेंट ने हॉस्पिटल वालों को नहीं बताया मुझे डायबिटीज है, ठीक है, सर अगर तो उसने सर बताया पता था, था, जी पता लेकिन था फिर डॉक्टर फिर को। तो नेग्लिजिबिलिटी है अगर डेक्स्ट्रोज लगा है तो, ठीक है। हाँ, अगर रिंगल लैक्टेट की सूरत में ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक की हैं, फिर हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि वो कितने स्पाइक की हैं, कि आइदर वो, अगर वो जिस रूटीन से मेडिकेशन ले रहा है, अगर वो उस रूटीन से ही लेता रहे, क्या वो कंट्रोल हो जाएंगे, कि अगर वो मोर देन 300 350 से भी स्पाइक करके 400 500 या 550 से भी ऊपर चले गए हैं, तब हम जाके देखेंगे कि उसे हम इंसुलिन के कितने यूनिट्स लगाएं, क्योंकि उस वक्त पेशेंट की जिंदगी बहुत जरूरी होती है, इसलिए तब हम उसे इंसुलिन लगा रहे होते हैं, ठीक है। जी और इंसुलिन तब एग्जैक्टली लगाई जाती है, तब पेशेंट की जिंदगी बचानी होती है। एग्जैक्टली और तब यही हम मतलब मेरे ज़हन में भी और था जी कि इंसुलिन इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए, लेकिन मतलब डॉक्टर का रिस्पॉन्स ये नहीं था, उन्होंने नहीं करवाई, उन्होंने टैबलेट पे ही रखा है। तो वो फिर मेरे पेशेंट जो कंफ्यूजन होगा, यही मैं थी। अब आपको बताता हूँ जी, मैं अब आपको बताता हूँ, अगर डॉक्टर ने जी इंसुलिन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई तो मैंने अभी आपको बताया कि इनहिबिशन जी हो जी रही होती है, जो जो जी रिसेप्टर होते हैं जो इंसुलिन के लिए एक्ट कर रहे होते हैं वो ही इनहिबिट होते हैं। इंसुलिन आप जितनी मर्जी लगा रहे हैं, बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, लिहाजा नहीं लगाने का करेगी। फायदा नहीं होता, ठीक जी है। इसीलिए डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई, क्योंकि इटसेल्फ उनका जी पेंक्रियाज भी वो बना रहा है इंसुलिन, ठीक है। वो भी बिल्कुल जी सही फॉर्म में, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उनके रिसेप्टर्स डीजनरेटेड है। एक अच्छी केस स्टडी है कि उस बंदे के रिसेप्टर डीजनरेटेड है, रिसेप्टर से इनहिबिशन हुई हुई है कि वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसलिए नहीं। एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए वो मेडिकेशन पे जाएंगे, और आई थिंक वो मेटफॉर्मिन ही यूज करवाएगा। ठीक है, सही, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो आपने टाइप 2 में हार्ट की डिजीज का बताया है, तो इसका टाइप 1 में क्यों रोल यानी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस क्यों नहीं है? सिर्फ इसमें सबसे टाइप 1 में बेस्ट है, सिर्फ हाई बीपी है। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशन इन बोथ आर सेम, ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है ये दोनों की है। ओके ओके, ठीक ठीक। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? बच्चे क्वेश्चन पूछा करें, मैंने फिर इस वर्कशॉप में जाहिर सी बात है फिर टेस्ट भी होगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बीपी सर हाई व्हाट्सएप सर बीपी का जरा बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो वॉइस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बीपी हाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें।
जी जी आ रहे हैं सर, वो लेफ्ट हो गया था। जी मैं आ गया हूँ, इंटरनेट इशू आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। सर ये मैं पूछ रही थी कि ये बीपी हाई का इस चीज का जरा कॉन्सेप्ट बता दें, इसके अंदर क्या है? बीपीआई एंड डायबिटीज। जी सर। अच्छा, मेरी बात सुने कि जब हमारा ग्लूकोज लेवल्स बॉडी में ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो हमारी ब्लड कंसिस्टेंसी है वो हाई है, ठीक है। हमारा उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी जो बॉडी है कंसिस्टेंसी को कंपनसेट करने के लिए वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस बात की समझ आई? More volume means more pressure on the arteries. आप काइंडली अपना माइक बंद करें, डिस्टॉर्शन हो रही। More volume means more pressure on the arteries, और more pressure से persistent increase in the pressure in the blood vessels are known as hypertension, ठीक है। persistent increase को हम कहते हैं, वैसे elevated जो है उसे हम नहीं कहते। constant वेसल्स में प्रेशर जो है वो काफ़ी 1-2 दिन से अगर ज़्यादा आ रहा है, 5 बार, वो 5 दिन बेसिकली रिकमेंड करते हैं, पूरी डायरी बनाना है, 5 दिन में फिर हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर ऑटो इम्यून हमने पढ़ा एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं, और मॉलिक्यूलर मिमिक्री में भी आपने कुछ इस तरह कहा था, तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ऑटो इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसमें जो हमारे ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कह रहे होते हैं, WBCs, वो जो है वो हमारी जितने भी बीटा सेल्स हैं आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उनमें मैक्रोफेजेस हम इनगल्फ करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, वो सारे आके उनको डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद आती है हमारी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की। मॉलिक्यूलर मिमिक्री में ये होता है कि हमारी जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम शेप में होते हैं, ठीक है। उन सेम शेप्स की वजह से जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो धोखा खा जाता है, वो एक को इसको पकड़ने की बजाय उसको पकड़ लेता है, ठीक है। समझ आ गई? सेम सेल शेप्स और सेम सेल टाइप्स की वजह से जो हमारी बॉडी है वो धोखा खा जाती है, और ये जो वीक इम्यून सिस्टम है उसकी निशानी होता है। इसके बाद हम देख रहे थे कि हमारा जो रीनल सिस्टम के अंदर जो जो डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, हमारा जो रीनल सिस्टम है, हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है वो जो ग्लूकोज है वो एक हार्ड कंपाउंड है, ठीक है। जो ग्लूकोज हार्ड कंपाउंड होने की वजह से इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए मोर वाटर रिक्वायर होता है। जब हम ज़्यादा वाटर से इसे एक्सक्रीट आउट करेंगे वो हमारी बॉडी से वाटर आएगा, लिहाजा हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन में जाएगी। ज़्यादा वाटर, ज़्यादा यूरिन, और हमारी जो जो पेशेंट है वो ज़्यादा अर्ज फील करेगा, ही फील्स मोर अर्ज टू पी, तो उसे हम कंडीशन को कह रहे होते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है। पॉलीयूरिया मीन एक्सेसिव यूरिनेशन या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हम इसे पॉलीयूरिया कह रहे होते हैं। और elevated levels of glucose in urine is called glucosuria, हम उसे ग्लूकोसूरिया से डिनोट कर रहे होते हैं। मोल लेवल्स होते हैं हमारे ब्लड में, यूरिन में ग्लूकोज के, तो उसे ग्लूकोसूरिया कह रहे होते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी, जैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी, हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, वो जो पर्सन है वो फ्रीक्वेंट थर्स्ट फील करेगा, मोर वाटर, ठीक है। इसे हम कह रहे होते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ थर्स्ट, बंदा बार बार पानी पी रहा है, इसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। हमारे जो सेल्स हैं वो स्टारवेशन पे है, हमारी ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, ठीक है। जर्लन एक हार्मोन है जो कि हंगर हार्मोन है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी जो बॉडी है वो बार बार भूख महसूस कर रही है, हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हम इसे कह रहे होते हैं, इस कंडीशन को कह रहे होते हैं हम पॉलीफेजिया, ठीक है। समझ आई इस बात की कि ये जो टर्म्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं?
आगे समझ? खास नहीं आई। ग्लूकोज लेवल्स हमारी बॉडी में ज्यादा है, हम हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में है, ठीक है। और हमारी जो इंसुलिन है वो तो रेजिस्टेंस शो कर रही है, सेल्स में वो जा नहीं रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट आउट करने लगेगी। एक्सक्रीट आउट करने के लिए ग्लूकोज एक हार्ड कंपाउंड है, हार्ड कंपाउंड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता होता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा हार्ड या डेंस होती है उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे उतना कम वाटर चाहिए होगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, और वो वाटर हमारी बॉडी से आ रहा होता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी हम वाटर यूज़ करेगी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, उसके सेल्स के लिए, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उसके पास वाटर नहीं बचेगा, ठीक है। तो तब हम इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन की तरफ बॉडी जा रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब ज्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, बंदा ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा यूरिन की वजह से वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को हम पॉलीयूरिया कह रहे होते हैं, ठीक है। इस बात की समझ आ गई? पॉलीयूरिया क्या होती है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स हाई हैं तो हम उसे ग्लूकोसूरिया कह रहे होते हैं। ग्लूकोसूरिया और पॉलीयूरिया, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे अभी पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, ग्लूकोसूरिया एंड पॉलीयूरिया, एनीवन? नो सर, क्लियर है। नहीं सर, मेरी बात सुने सर, कहा है कि इसमें फ्रीक्वेंट ग्लूकोज बन रहा होता है, इस बात की मुझे नहीं समझ आई बिल्कुल। जी दोबारा एक क्वेश्चन करें आप। जी, ये सर आपने बोला है कि इसमें फ्रीक्वेंट ग्लूकोज बन रहा होता है, तो मुझे इसका रिलेशन इसमें डायरेक्ट समझ नहीं आया बिल्कुल। मैंने फ्रीक्वेंट ग्लूकोज नहीं कहा, मैंने कहा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है बॉडी से। माइक जरा बंद करो, डिस्टॉर्शन आ रही है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट है। डायबिटीज का पेशेंट है एक बंदा, उसकी अमाउंट में, उसकी ब्लड में ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज पहले ही प्रेजेंट है। हमारी जो इंसुलिन है वो तो वर्क नहीं कर रही, सेल अपटेक लेकर नहीं रहे ग्लूकोज, ब्लड के अंदर स्टिल जो है वो ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो रीनल सिस्टम को सिग्नल देगा कि भाई अब आप एक्सक्रीट आउट इसे करना स्टार्ट करो। तब जो हमारी किडनीज है वो इसे फिल्टर आउट करने लग पड़ेंगी। और इसके बाद आपको मैंने बताया कि ये एक सॉलिड कंपाउंड है और इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है। अगर ये लिक्विड होता तो इसे कंपैरेटिवली लो वाटर चाहिए था। अगर ज़्यादा वाटर होगा तो मतलब ज़्यादा यूरिन हमारे ब्लैडर पे भी प्रेशर आएगा, इससे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है यूरिनेशन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन पॉलीयूरिया होता है, और डायबिटीज वाले पेशेंट के जो यूरिन के अंदर नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को हम ग्लूकोसूरिया कहते हैं। मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोसूरिया, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। जी अब क्लियर है? जी सर। ठीक है। पॉलीयूरिया की वजह से हमारे बॉडी में से वाटर एक्सक्रीट आउट होगा ज्यादा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की स्टेट मेंटेन होने लग पड़ेगी। डिहाइड्रेशन की वजह से एक्सेसिव थर्स्ट फील होगी, जो पेशेंट है उसे ज्यादा प्यास लगेगी। एक्सेसिव थर्स्ट की वजह से वो बार बार पानी पिएगा। ज्यादा पानी पीने की वजह से हम उसे क्या कह रहे होते हैं? पॉलीडिप्सिया। एक्सेसिव थर्स्ट पॉलीडिप्सिया कहते हैं हम उसे, ठीक है। बात समझ आ गई पॉलीडिप्सिया की? इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जो हमारे सेल्स हैं वो स्टार्विंग है, स्टिल स्टार्वेशन में है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ग्लूकोज है वो तो प्रेजेंट है। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी या इंसुलिन एब्सेंस की वजह से जो सेल्स हैं वो स्टार्वेशन में है। तो फिर हम जो हमारे सेल्स हैं वो सिग्नल दे रहे होते हैं
के हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, जेरेलिन नाम है, जो कि एक हंगर हार्मोन है, जो कि ब्रेन को कहता है भाई खाओ, भूख लगी हुई है, सेल्स भूखे हैं। हालांकि ग्लूकोज प्रेजेंट है लेकिन वो उनके अंदर जा नहीं रहा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि हम भूखे हैं, और बंदा वो बार बार खाना खा रहा होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीफेजिया। क्लियर हो गया? जी महम, क्लियर है? जी सर क्लियर हो। ठीक है। हमारे साथ नूर फातिमा है, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी नूर, अपना माइक जरा ओपन करें। जी सर। जी, समझ आ गई आपको बात की जो मैंने आपको बताया है सारा? सर मेरा ये लास्ट वाले में क्वेश्चन है, पॉलीफेजिया जब जी डायबिटिक एक पर्सन है वो इस कंडीशन से सफर कर रहा है, तो मतलब हम अपनी एमएनटी के थ्रू या मतलब किस तरह से उसको जो है इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी डायबिटिक पेशेंट है और वो यही हो रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए है। तो बिल्कुल, उसके लिए हम जो एमएनटी है वो बेसिकली हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको उसके लिए कुछ बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जो हमारा पॉलीफेजिया, हम उसे कंट्रोल करने के लिए उनकी जो पोर्शन साइज है उनको हम बिल्कुल रिड्यूस करके उनकी फ्रीक्वेंट मील कर देते हैं। अगर वो पूरे दिन में फर्ज करो कि वो तीन बार टॉर्टिला या चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज करेंगे, हम उसको 6 बार कर देंगे लेकिन आधी आधी, ठीक है। एक तो वो हरा 6 बार खाने से उनका जो टाइम है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे अगर हम उनके नॉन वर्किंग आवर्स में से निकाल दें तो वो हर 2 घंटे बाद भी अगर वो खा रहे हैं उसे, तो उनके पास वो 6 बार खाएंगे और उनको वो भूख भी उस तरह फील नहीं होगी, ठीक है। जी सर क्लियर हो? और सर एक और था क्वेश्चन, जैसे कि मतलब हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया है और एक बंदा है जिसको मतलब डायबिटीज डायग्नोज हो गई है पर वो रहती हाइपो में ही है, तो उसका मतलब क्या है वो, मतलब मेडिकेशन भी लें तो उसकी क्या करें, और मतलब अगर हम एमएनटी भी दें तो जाहिर है हमने तो कार्ब काउंटिंग वगैरह सब कुछ करनी है, तो उसमें वो फिर हम हाइपोस्टेट में, जी सर मतलब रहती ही उसी में ही है और अक्सर वो मतलब चाय में चीनी भी ले रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर एक अजीब सी एक चीज लगती है, और मतलब फिर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? हम उसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। इंसुलिन की जी हाइपर सिक्रेशन हो रही होती है, ठीक है। और उसके ठीक लिए है। जो डॉक्टर्स हैं वो ग्लूकागोन के लेवल्स जो है उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ठीक है। मेडिकेशन जो है वो ग्लूकागोन के लेवल्स के रेगुलेशन के लिए दी रही होती है। लेकिन हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि अगर हम लोग ओवर डोजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की अगर जो मेडिसिन है हम अगर उनकी ओवरडोज यूज करें, जैसे इंसुलिन के जो यूनिट्स हैं जी वो 7 हाँ रिक्वायर्ड है जी और पेशेंट को 9 लग रहे हैं या 12 लग लग रहे रहे हैं, हैं। ठीक है, जी तो वो उसको हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जाएगा। फिर हम उसको वो जाएगा। मॉनिटर करेंगे कि आइदर पेशेंट इज गेटिंग द राइट डोज, कि उसे एग्जैक्ट डोज मिल रही है जितनी उसे रिक्वायर है, कि वो उससे ज्यादा ले रहा है, फिर हम उसे वो मॉनिटर करेंगे। अगर तो उसकी डोजेज कम करने से पहले तो मुझे एग्जैक्ट बताएं कि वो बंदा उसे डायबिटीज टाइप 1 है टाइप 2 है? सर टाइप 2 है और मतलब यही है कि उन्हें मेडिसिन दी हुई है डॉक्टर ने, लेकिन ये है कि वो जाहिर है उनकी कभी होती ही नहीं है, तो वो लेती भी उसी हिसाब से है उसको मेडिसिन को अपनी, और मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कौन सी भी इस वक्त ले रही हैं, लेकिन अक्सर उनका यही होता है कि चाय में 1 चम्मच चीनी, तो हमें यही होता है कि हमको तो शुगर है, तो वो कहती है नहीं मेरी तो लो ही होती है हर वक्त, तो वो फिर तो ये है कि इसलिए। जी उनके जो डॉक्टर है उन्होंने उनको फिर वो तब हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में होंगी जब उनको मेडिकेशन दी है और वो ओवरडोज दी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से अब उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है उसके लिए, ठीक है। अब वो तो बिल्कुल हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जा रही हैं। और एक हम लोगों ने अपनी डाइट को इस हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं डायबिटीज के अकॉर्डिंग के वो बिल्कुल भी ओवर हम ईटिंग कर ही नहीं रहे होते। जो डायबिटिक पेशेंट है वो इतना ज़्यादा, खासकर जो फीमेल्स हैं वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा अपनी हेल्थ कॉन्शियस होती है, मेल्स तो फिर भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, लेकिन फीमेल्स तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जा रही होती है। ये एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है कि मेडिकेशन अब उनको और
लो पोटेंसी पे शिफ्ट करें, ठीक है, ये एक अच्छा साइन है कि उनको लो पोटेंसी पे शिफ्ट करें। ठीक है सर, थैंक यू। कल हम इंशाल्लाह जब एमएनटी पढ़ेंगे तब एंड वी हैव सर मेरा आल्सो एक क्वेश्चन है। जी जी बोले सर जैसे हम नॉर्मली एक शुगर टेस्ट करवाते हैं और जी हमें शुगर लेवल नॉर्मल रेंज 60 to 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दी होती है, जी तो लेकिन अगर इसके दरमियान में लाइक 85 और 80 75 अगर आता है रिजल्ट उसका, तो क्या ये नॉर्मल में जाएगा कि ये लो में जाएगा? बच्चे को फिर देखा जाता है कि आपको खाना खाए हुए कितनी देर हो गई है। नहीं खाना खाया हुआ हो और नॉर्मली रहे ही ऐसे हर दिन खाना खाया ऐसे ही हुआ रहे। हो और वो जी नॉर्मल खाने रहे, के बाद वो के खाने बाद के बाद भी prone toward हाइपोग्लाइसीमिया हो बंदा, और ब्लड प्रेशर भी ऑल टाइम लो ही रहे, तो वो फिर उनको आई थिंक हाइपर इंसुलिनीमिया का केस है। इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो हाइपर सिक्रीशन हाइपर एक्टिवेशन हुई है। अगर तो वो सेफ रेंज में है तो फिर वो ठीक है। ये मैं बेसिकली अगर अपने बारे में पूछ रही थी, क्योंकि मेरा जब भी चेकअप हुआ है तो हमेशा मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरी फैमिली में किसको डायबिटीज है, कि मेरा शुगर लेवल हर वक्त इतना लो और ब्लड प्रेशर इतना लो नहीं होना चाहिए जितना होता है। और अभी जब मैं वैक्सीन के लिए भी गई थी तब भी उन्होंने कहा था कि खाने के बाद भी इतना एक्सट्रीम लो ब्लड प्रेशर तो वैक्सीन नहीं लग सकती जब तक ये नॉर्मल थोड़ा नहीं होता। तो मुझे इन क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं आपसे पूछूं। जी आपकी कल डाइटरी हिस्ट्री ली जाएगी, ठीक है, लेक्चर के बाद, ठीक है, पहले लेक्चर देंगे फिर उसके बाद आपकी डाइटरी हिस्ट्री ली जाएगी और आपको आपके केस को क्रैक किया जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ओके सर। जी वी आल्सो हैव मिस्टर आबिद। जी सर, जी आपका कोई क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था कि जो सीलिएक के पेशेंट होते हैं उनमें सर ये जो डायबिटीज है इसका सर क्या रोल है और क्यों इसका जो करवाया जाता है टेस्ट करवाया जाता है, यानी जिसको सीलिएक डायग्नोज हो जाए इसका आपस में सीलिएक क्या डिजीज कनेक्शन है? बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी सीलिएक डिजीज है वो बेसिकली एक इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ये भी एक ऑटोइम्यून है, ठीक है। हम इसीलिए इसके साथ डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं कि अगर एक पेशेंट को एक ऑटोइम्यून हो गई है तो वो पॉसिबल है कि उसे टाइप 1 भी हो गई हो, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई हो। अगर सेल्स ने इन सेल्स पे हमला कर दिया है, उसकी माइल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा दी है, तो वो पॉसिबल है कि वो उस साइड पे भी जाके वो अटैक कर दे। ठीक है सर, लेकिन सर अगर कोई इसकी पीछे हिस्ट्री ना हो तो और अगर निकले भी ना तो फिर तो कोई इशू नहीं है इसका? जी बिल्कुल, फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो वो मजे करे।